हम पढ़ रहे हैं आज सेबी एक्ट, सेबी एंड आईसीडीआर। तो इसमें जल्दी जल्दी हम पूरा चैप्टर आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इशू क्या होता है इसमें? इशू होता है पब्लिक इशू, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में दो चीज़ें आती हैं, आईपीओ और दूसरा एफपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ के अंदर दो चीज़ें आती है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब न्यू कैपिटल इशू, फ्रेश कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है इसमें। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? प्रमोटर सेल देयर शेयर्स, नो इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। एफपीओ यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर पब्लिक ऑफर बाय लिस्टेड कंपनी। फ्रेश इशू, ठीक है, या फिर ऑफर फॉर सेल। राइट इशू बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट बाय अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट बाय लिस्टेड कंपनी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। तो ये सारे हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं अभी। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले आता है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर तीन तरह के होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसको हम QIB कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुज एप्लीकेशन अमाउंट इज़ मैक्सिमम 2 लाख, यानी कि जो मैक्सिमम 2 लाख तक के अमाउंट के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं शेयर खरीदने के लिए, वो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। QIB कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेबी। बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे कि ये, या फिर FIIs एक्सेट्रा। एंकर इन्वेस्टर्स, सेबी ने इनके लिए अलग से रेगुलेशन बनाए हैं। एन एप्लीकेशन फॉर ए वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, जो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए, इन ए पब्लिक इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और इन दोनों की कैटेगरी में जो नहीं आते, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर नहीं है, वो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कौन है? नाइदर रिटेल नॉर QIB आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशन। यानी जब किसी छोटे इन्वेस्टर, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, 2 लाख से ज़्यादा के एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने हो तो इस कैटेगरी में जाएगा वो, ठीक है। या अगर 2 लाख से कम है तो इस कैटेगरी में। उसके बाद आता है ASBA, ASBA इन्वेस्टर कौन होता है? बैंक पैसे ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी को शेयर खरीदने हैं तो बैंक को बोलेगा, बैंक पैसे ब्लॉक कर देगी जितने की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अकाउंट में से तभी डेबिट होगा, अकाउंट में से आपके पैसे नहीं कटेंगे, तभी डेबिट होंगे जब शेयर्स अलॉट होंगे आपको। मीन्स नो डेबिट एंड नो वेटिंग फॉर रिफंड इफ़ शेयर्स आर नॉट इशूड। यानी कि ASBA के अंदर सबमिट कर देगा बैंक को फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट गिवन टू बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज कितने तरीके के? 3 तरह के एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वह है जिसको क्या कहते हैं, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज करेगा वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करते वो स्टॉक एक्सचेंज है। और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मीन्स आर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होता है इन विच सिक्योरिटीज ऑफ इशूअर आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड, जहाँ पे उसकी जो शेयर्स हैं कंपनी के इशूअर के लिस्ट होने जा रहे हैं या फिर लिस्ट होंगे, हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन इशू ऑप्शन क्या होता है ये बाद में हम पढ़ेंगे। नेटवर्थ का मतलब क्या है? प्रेफरेंशियल कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्लस P&L डेबिट बैलेंस। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफर डॉक्यूमेंट में आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर सिंपल प्रोस्पेक्टस, या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर इशू को ब्रेक करके ला रहे हैं तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। प्रेफरेंशियल की इशू क्या होता है? आउटसाइडर को शेयर्स देंगे, जैसे कि जेट अलॉटिंग शेयर्स टू एतिहाद, यानी आउटसाइडर्स को शेयर देंगे। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेशन 26(1) और 26(2), ठीक है। तो कंडीशंस है इसमें, क्या है 26(1) और 26(2) में कंडीशंस है फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई कंपनी IPO लेकर आ रही है, अगर कोई कंपनी IPO लेकर आ रही है तो उसको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। या तो वो ये कंडीशन फॉलो करे, ये 5 कंडीशंस, या फिर ये वाली कंडीशन फॉलो करे। तो इसमें 5 कंडीशंस क्या है? वो है नेटवर्थ जो है कंपनी की, सॉरी नेट टेंजिबल एसेट जो है कंपनी के ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के प्रिसीडिंग, एट लीस्ट कम से कम 3 करोड़ होने चाहिए इन ईच ईयर, हर साल में कम से कम 3 करोड़ होने चाहिए। ऑफ विच नॉट मोर देन 50%, इसमें से 50% से ज़्यादा आर
हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, यानी 50% ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन मॉनेटरी एसेट्स। अगर कैश ज़्यादा है तो एक्सेस अमाउंट प्रोजेक्ट में लगाओ जिसके लिए आईपीओ ला रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम नो पीबीटी भी कह सकते हैं, यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 15 करोड़ होना चाहिए, वो 15 करोड़ होना चाहिए। कैलकुलेटेड ऑन कंसोलिडेशन बेसिस ड्यूरिंग द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स, 3 प्रॉफिटेबल ईयर्स में आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों में जो 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर है उसके अंदर आपको जो प्रॉफिट है एवरेज नो पीबीटी जो है वो 15 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद अगली कंडीशन, नेटवर्थ जो है कंपनी की कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। उसके बाद चौथा पॉइंट, प्रपोज्ड इशू जो हम ला रहे हैं, यानी जो भी आईपीओ ला रहे हैं, एंड ऑल प्रीवियस इशू मेड इन सेम फाइनेंशियल, यानी एक साल में अगर दोबारा से कोई आईपीओ हो रहा है, एफपीओ हो रहा है, तो जो प्रपोज्ड इशू था पहले, ठीक है, और जो प्रीवियस इशू है मेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, ऑफ नॉट एक्सीड 5 टाइम्स ऑफ प्री इशू नेटवर्थ। जो पहले जो इशू होता है उसकी जो नेटवर्थ थी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेम इशू, चेंज इन नेम, अगर कंपनी 1 साल के अंदर अंदर नेम चेंज करती है, यानी जब आईपीओ ला रहे हैं, आईपीओ लाने से 1 साल पहले अगर नेम चेंज हुआ, तो इफ़ कंपनी चेंज नेम विद इन द लास्ट 1 ईयर एट लीस्ट 50, तो क्या होना चाहिए, कम से कम 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर हैज़ बीन अर्न बाय इट फ्रॉम द इंडिकेटेड न्यू नेम ऑफ कंपनी, ये जो नए नाम है उससे कमाना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये कंपनी 5 कंडीशंस पूरी कर देती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशन 5 पूरी नहीं करती तो फिर कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है आईपीओ लाने का, आईपीओ लाने का बुक बिल्डिंग के थ्रू, यानी कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू भी आईपीओ ला सकती है। कैसे ला सकती है, इशूअर जो है, यानी जो कंपनी इशू कर रही है, इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक टू क्यूआईबी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू ला रही है, यानी कंपनी ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर पा रही, कंपनी जो है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू आ रही है, तो 75% जो है ऑफर का वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगला हमारा इसी के अंदर है इनिशियल पब्लिक ऑफर की कंडीशन है, रेगुलेशन 26(3) के अंदर, इशू फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, इशू ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, बट मिनिमम अलॉटीज मस्ट नॉट बी लेस देन 1,000, यानी 1,000 से कम अगर अलॉटी आपके पास हुए तो आपको पैसे रिफंड करना पड़ेगा। आईपीओ व्हेन कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी एग्जिस्ट, यानी कि अगर आईपीओ ला रहे हो और कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ है तो जो एफसीडी हैं, यानी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ इशू हुए 1 जनवरी 2016 और 31/3/2007 को रिडीम होने हैं, और हम बीच के अंदर मीन टाइम के अंदर कंपनी वांट आईपीओ, तो कंपनी आईपीओ ला सकती है, बट सो कैन डू सो, बट सच एफसीडी, यानी जो कन्वर्जन एफसीडी जो हमारे हैं, कन्वर्जन प्राइस वर डिटरमाइंड एंड डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस वाइल इशूइंग एफसीडी, यानी कि जब एफसीडी इशू कर रहे थे इस डेट पे तभी कन्वर्जन प्राइस उनको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बीच के अंदर ला सकते हैं, नहीं तो जब तक इसको आप कन्वर्ट नहीं करते तब तक इक्विटी शेयर नहीं, आईपीओ नहीं ला सकते। जब इशू किया था तभी कन्वर्जन प्राइस बताया हो तो इक्विटी शेयर हम आईपीओ लेकर आ सकते हैं। दूसरा अगली कंडीशन मैंडेटरी है, कंपनी को एजेंसी से आईपीओ की ग्रेडिंग करवानी पड़ती है, आईपीओ की ग्रेडिंग करवानी पड़ती है, इशूअर आईपीओ ग्रेडिंग करवाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन, कंपनी इशूअर, यानी कंपनी जो इशूअर है वो वांट्स टू इशू शेयर्स, आईपीओ मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन एट द, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये वाली, ये कब पूरी होनी चाहिए, दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, सेबी के पास जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, और फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद एमसीए, ठीक है, तो फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी उसके 30 दिन के बाद फाइल करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट विद एमसीए। और कंडीशन क्या है, रेगुलेशन 4 में कॉमन कंडीशन है आईपीओ और एफपीओ दोनों के लिए, इशूअर, प्रमोटर या डायरेक्टर, पर्सन इन कंट्रोल अगर ब्लैक लिस्टेड है या डिबेड है बाय सेबी तो कंपनी, देन कंपनी कैंट मेक पब्लिक इशू। प्रमोटर, पर्सन इन कंट्रोल या डायरेक्टर जो है, मान लेते हैं मिस्टर के है, ये कंपनी एबीसी के अंदर भी डायरेक्टर है और पीक्यूआर में भी है, ठीक है, और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर रखा है सेबी ने, देन ये जो कंपनी है जो जिसके अंदर ये है डायरेक्टर मिस्टर के, तो मिस्टर के दोनों में कॉमन पर्सन है, दिस कंपनी ऑल्सो कांट मेक एफपीओ आईपीओ बिकॉज ऑफ मिस्टर के, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, ठीक है। कंपनी जो इश्यूअर कंपनी है इज इन विलफुल डिफॉल्टर, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर इन आरबीआई लिस्ट, देन दिस कंपनी कांट मेक आईपीओ या एफपीओ। एप्लीकेशन बाय इश्यूअर कंपनी
ठीक है, वन और मोर, ठीक है, एप्लीकेशन देती है एक इश्यूअर कंपनी लिस्टिंग करने से पहले, यानी कि जब अपने शेयर इशू करने से पहले किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एक या एक से ज़्यादा के अंदर, जिसको हम डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, मीन्स इशूअर कंपनी हैज़ टू गेट परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और इफ़ नॉट गेट, अगर परमिशन नहीं मिलती तो IPO लेके नहीं आ सकती। एग्रीमेंट होना चाहिए डिपॉजिटरी यानी NSDL या CDSL के साथ, सो दैट कंपनी शेयर्स आर टू बी मेड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ सकें। एनी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड बिफोर मेकिंग IPO, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन, सपोज कंपनी वांट्स टोटल सम फॉर ए प्रोजेक्ट 1000 करोड़, तो फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लेके आएगी 400 करोड़, फ्रॉम रिजर्व, उनके जो खुद के रिजर्व है वो 100 करोड़ है, बाकी 500 करोड़ पब्लिक इशू से लाना चाहते हैं, तो सेबी को एक सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा, सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा, यानी कंपनी सैंक्शन लेटर देगी सेबी को, सैंक्शन लेटर फ्रॉम ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक्स in order to satisfy that such company will able to get balance funding. Sanction letter must not be less than 75% of balance amount, ठीक है। अपॉइंट मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने पर लीड मैनेजर ऑफ पब्लिक इशू अपॉइंट करेगा एटलीस्ट 1 मर्चेंट बैंकर, यानी मैंडेटरी है IPO और FPO के लिए मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगा अंडरराइटर को या इंटरमीडिएट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू में क्या होता है, ये IPO के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, यानी अनलिस्टेड कंपनी नहीं ला सकती, लिस्टेड कंपनी ला सकती है। नो नीड टू सेटिस्फाई, रेगुलेशन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। अगर फास्ट ट्रैक इशू पे जा रहे हो तो आपको 6, 7 और 8 की ज़रूरत नहीं है। 6 में क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट फर्स्ट गिव टू सेबी एंड आफ्टर 30 days गिव टू MC, यानी कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी नहीं देना आपको। रेगुलेशन 7 में क्या है, प्रोविजनल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, यानी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल नहीं लेनी। रेगुलेशन नंबर 8 में क्या है, इशूअर जो है इक्विटी शेयर जो अपने लिस्ट कराना चाहता है इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम रेफरेंस डेट, ठीक है। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ है। 90% ऑफ ग्रीवियंस मस्ट बी रेटेड, ये सारी कंडीशंस हैं कि इशूअर जो है लिस्ट कराना चाहता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 3 year फ्रॉम रेफरेंस डेट, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी की 3000 करोड़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा। 95% ग्रीवियंस मस्ट बी रिड्रेस बाय कंपनी। ऑडिटर क्वालिफिकेशन डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ जो भी अमाउंट है उसकी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है अगला। 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू 90% आना चाहिए। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव देन रिफंड एंटायर एप्लीकेशन मनी विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, या फिर एंड इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटन इशू, अगर नॉन अंडर रिटन इशू है, अंडर राइटिंग नहीं करा हुआ अगर, ठीक है, या फिर एंड विद इन 70 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, 70 दिन के अंदर इन केस इशू वॉज अंडर रिटन। जो शेष QY को मिलते वाले हैं उनकी अंडर राइटिंग नहीं होती, ठीक है। अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, यानी कंपनी को एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ती है, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इफ़ इशू प्राइस इज़ मोर देन 500 करोड़, अगर इशू प्राइस 500 करोड़ से ज़्यादा है तभी मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट होगी। देन इशूअर शैल अपॉइंट मॉनिटरिंग एजेंसीज। मॉनिटरिंग एजेंसी विल मॉनिटर अबाउट द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। मनी इज़ इन्वेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट विच इज़ रिटर्न ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि वो चेक करेंगे कि भाई जो पैसा उन्होंने पब्लिक से लिया है वो उसी जगह पे यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है जहाँ पे उन्होंने पब्लिक को बताया था ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद ऑफर फॉर सेल, अपॉइंटिंग एजेंसी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी ऑफर फॉर सेल के अंदर अपॉइंटिंग मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जब प्रमोटर अपने शेयर्स मार्केट में सेल करते हैं, इशूअर विल एंश्योर दैट फुल अमाउंट of shares shall be received within 12 months from date of allotment. If share not paying calls, then forfeit its shares. Allotment refund, payment of interest, ये हम करेंगे बाद में।